नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्सेस MPPSC पर। और आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश में खनिज, मिनरल्स इन मध्य प्रदेश। ठीक है कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और उनका किस प्रकार से कौन कौन से क्षेत्र में उनका एकत्रीकरण है जहां से उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और उनका क्या उपयोग हो रहा है, ये सब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश में क्या है, 30 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन उसमें से एक्सट्रैक्शन या कितनों का हम दोहन कर पा रहे हैं वो हैं सिर्फ 23 प्रकार के। तो 23 प्रकार के खनिजों का हम अभी तक दोहन कर पाए हैं। 30 प्रकार के खनिज हैं और उनका अभी तक हम देखो, खनिज क्या होता है? खनिज वो होता है जो रॉक्स में हमें चट्टानों के साथ जो चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन वो चीज़ ऐसे तो हर चट्टान में कोई ना कोई कंपोनेंट शामिल है, तो हर चट्टान अपने आप में खनिज नहीं मानी जाती। क्यों नहीं मानी जाती? वो एक सेल ही होती है। उसे खनिज तब माना जाएगा जब उसमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट इतनी अधिक मात्रा में हो जिसे हम जब ज़रूरत चाहें तो ज़रूरत के मुताबिक उसे एक्सट्रैक्ट कर सकें, और उसकी लागत उससे होने वाली कमाई की तुलना में बहुत थोड़ी होनी चाहिए, ताकि हमें क्या है कि उसके उत्खनन से जो प्राप्त है, जो हमने उत्खनन किया, उसका निष्कर्षण किया, खनिज से धातु को अलग किया, उसमें जो भी एक्सपेंस हुआ है तो वो उस धातु के मूल्य की तुलना में बहुत कम होना चाहिए, ताकि वो हमें क्या पड़े, कॉस्ट इफेक्टिव पड़े, मूल्य संगत रहे। अन्यथा हर सेल में से कुछ ना कुछ चीज़ निकाली तो जा सकती है, लेकिन वो क्या होगा, हमेशा मूल्य संगत नहीं होगी, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगी। तो उसके कारण क्या होगा, जो चीज़ हम निकालेंगे उस धातु का मूल्य इतना कम होगा कि जो इसकी सारी लागत है वो उससे भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए हर सेल अपने आप में क्या है, खनिज नहीं है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में पाए तो 30 प्रकार के खनिज जाते हैं, लेकिन हम अभी तक दोहन कितने का कर पा रहे हैं? सिर्फ 23 का। तो 23 का ही क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास या तो तकनीकी अक्षमता है, या हम अभी उस लेवल की टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए हैं जिससे कि हम पूरे के पूरे 30 का दोहन कर पाएँ। और वो भी दोहन कैसा, कि सिर्फ दोहन से मतलब ये नहीं है कि हम उसे निकालें और उसमें से धातु ऐसे तो मार ठोक के हम किसी में से भी धातु निकालें, नहीं, लेकिन उसका एक लेवल होना चाहिए। जैसे कि हमने अभी बात की कि उससे निकलने वाली धातु का मूल्य उस पर हुए लागत की तुलना में अपेक्षाकृत में अधिक होना चाहिए, ताकि हमें उसमें कुछ फायदा दिखे, लाभ दिखे, तब तो वो खनिज है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके की अभी उनके लिए तकनीक डेवलप नहीं कर पाए हैं, ताकि उनके निष्कर्षण पर आने वाला खर्च प्राप्त हुई धातु के मूल्य की तुलना में क्या हो, कम हो। ठीक है, तो जब इस प्रकार की तकनीक और नवीन तकनीक खोज में या इन्वेंट हो जाएगी, जिससे कि क्या होगा, उसके निष्कर्षण का खर्च धातु के मूल्य की तुलना में बहुत कम होगा, तब वो खनिज की श्रेणी में आ जाएंगे और हम उन्हें सही तरीके से जो दोहन की प्रक्रिया है उसमें ले पाएंगे। ठीक है, वैसे संविधान ने क्या दिया है, खनिजों की ओनरशिप किसे दी है? संबंधित राज्यों को दी है। लेकिन फिर भी क्या है, केंद्र सरकार ने एक नियम बना रखा है, खान और खनिज अधिनियम 1957 के तहत बनाए कानूनों के जरिए खनिजों को ये नियमित करती है केंद्र सरकार। इसको 72, 86 और 99 में संशोधित भी किया जा चुका है। छोड़ो, अपने महत्वपूर्ण की बात यह है कि मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति कब आई? 1995 में। ठीक है, और गौण खनिज नियम 1996 में। तो पहली खनिज नीति 1995 में और गौण खनिज नियम 1996 में। गौण खनिज नियम इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि कुछ समय पहले ही सरकार ने क्या किया है, ये गौण खनिज नियम 1996 में संशोधन करके जो गौण खनिज हैं, जैसे कि क्या है, बालू है और मिट्टी या जो छोटे मोटे खनिज है ना, जिनका कोई बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं होता, तो वो उन्होंने क्या किया है, उसमें परिवर्तन करके राज्य सरकार ने उन्हें क्या कर दिया है, 13 स्तरीय पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया है कि पंचायतें चाहें तो उन्हें अपने हिसाब से मैनेज करें, उनका विक्रय करें, उस पर रॉयल्टी वसूलें और अपने लिए रिसोर्स जनरेट करें। ठीक है, और मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी 1962 में। तो खनिज विकास निगम का क्या काम था, क्यों इसकी स्थापना की गई? तो इसका काम था मुख्य एवं गौण खनिजों की उत्खनन, उन्हें खोदना, विपणन, व्यापार, कि उन्हें बेचना, खरीदना, कहाँ बेचेंगे, मतलब खोद लिया तो फिर उनके व्यापार के लिए हमें मार्केटिंग चाहिए, फिर खोज, संवर्धन, नए नए अयस्कों को धातु में परिवर्तित करने के उद्देश्य से खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी 1962 में।
ठीक है। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिज हैं कौन कौन से? मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिज देख लें तो धात्विक खनिजों में कौन कौन से, देखो मैग्नीज है, तांबा है, मैग्नीज है, तांबा है, टंगस्टन, बॉक्साइट, सोना, लोहा, टिन, ये तो महत्वपूर्ण हो गए खनिज जो कौन से हैं? धात्विक खनिज। अधात्विक कौन से हैं? हीरा है, ग्रेफाइट है, रॉक फॉस्फेट, चूना पत्थर और अभ्रक, ध्यान रखना। आणविक है यूरेनियम, और जीवाश्मी ईंधन कौन, जीवाश्मी खनिज कौन कौन से? कोयला है, कोलवेड, मीथेन गैस है। अब इन्हें हम डिस्क्रिप्टिव देखेंगे आगे के सेशन। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं चूना पत्थर। तो चूना पत्थर कैसा है? अधात्विक खनिज है, हमने अभी देखा था अधात्विक खनिज है। इसका उत्पादन क्या है? उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। किसमें? चूना पत्थर में। और ये कहाँ पाया जाता है? विंध्ययुगीन और क्रिटेशियस सेल समूह में। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? विंध्ययुगीन और क्रिटेशियस सेल समूह। विंध्ययुगीन ये रहा, और ये क्रिटेशियस समूह। ये जो रॉक सिस्टम के से लिया है मैंने, क्रिटेशियस और विंध्यन सेल समूह। और रॉक सिस्टम की जो हमारी पहली सबसे पहली एमपी की वीडियो थी उसे मैं आई बटन में ऊपर लगा दूंगा, तो आप लोग वहां जाके देख लीजिए। तो यहाँ पे क्रिटेशियस और विंध्यन सेल समूह की चट्टानों में क्या पाया जाता है? चूना पत्थर पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है? चूना पत्थर में कैल्शियम कार्बोनेट या CaCO3 की अधिकता होती है, लेकिन किसी किसी में ये CaCO3 की जगह क्या होता है? MgCO3 या मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। तब उसे हम चूना पत्थर नहीं, तब उसे हम क्या बोलते हैं? डोलोमाइट बोलते हैं। और डोलोमाइट का इस्तेमाल किसमें होता है? खनिजों के प्रसंस्करण में या निष्कर्षण में इसका इस्तेमाल किया जाता है डोलोमाइट का। और सतना एक महत्वपूर्ण चूना उत्पादक जिला है, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया चूना पत्थर क्रिटेशियस और विंध्यन युगीन चट्टानों में। और इसमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, और जब मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है तब इसे डोलोमाइट कहते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण धात्विक खनिज है मध्य प्रदेश का कौन सा? तांबा। तांबा बालाघाट की मलाज खंड में एक चौड़ी पट्टी पाई जाती है, उससे उत्खनन किया जाता है। इसके उत्खनन के लिए क्या है? एक कंपनी बनाई गई है, इससे हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट आरंभ किया गया है मलाज खंड। कहाँ से? बालाघाट से। ठीक है, बालाघाट के यहाँ पे मलाज खंड बालाघाट में क्या है? कॉपर प्रोजेक्ट है। उसके बाद मैग्नीज आ जाता है। तो मैग्नीज में राज्य की सबसे प्रमुख पेटी कौन सी है? वही बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में है। बालाघाट की भरवेली खान मैग्नीज उत्पादन के लिए, मखेली और भरवेली हैं, तो मैग्नीज उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध हैं। देश के कुल भंडारण का, मैग्नीज में जो देश का कुल भंडार है उसका 50% कहाँ पाया जाता है? यहीं पर पाया जाता है, बालाघाट और छिंदवाड़ा की पट्टी पर। और देश में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान है। तो ये कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है कि मध्य प्रदेश का किस खनिज के उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो वो कौन सा है? मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान है। और इसकी फेमस खदान कौन सी है? मखेली और भरवेली। ये मैच करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, और देश के कुल भंडारण का हम कितना मैग्नीज अपने पास रखते हैं? 50%। और मैग्नीज कैसा खनिज है ये आप नीचे कमेंट में बताइएगा मुझे। ठीक है, इसके बाद आता है हीरा। हीरा कैसा खनिज है? अधात्विक खनिज है। हीरा की एकमात्र उत्पादक राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था मैग्नीज में राज्य का प्रथम स्थान है, हीरे में राज्य का प्रथम स्थान है, चूने में क्या था? राज्य का दूसरा स्थान था। ठीक है, तो हीरा की एकमात्र उत्पादक राज्य, इसमें पन्ना की मझगवां और हिन्नौता, छतरपुर में अंगूर। ये पन्ना की मझगवां और हिन्नौता, छतरपुर की अंगूर। ठीक है, पन्ना में भोगन नदी है एक, भोगन नदी द्वारा बनाए ढेर में रामखेरिया स्थान से, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए यहाँ पर मेंशन किया। रामखेरिया स्थान से हीरा प्राप्त किया जाता है। पन्ना के हीरों के निक्षेप कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ये तो हमें मालूम है, हम किम्बरलाइट पाइप्स तो पढ़े हैं हमने, लेकिन ये 2 चीजें और याद रखना, कांगलो मेरठ संस्तर और जलोढ़ बजरी। ये 3 प्रकार के निक्षेप हैं जिनसे हम क्या करते हैं? पन्ना में हीरा प्राप्त करते हैं। जलोढ़ बजरी, कांगलो मेरठ संस्तर और किम्बरलाइट पाइप्स। ठीक है, तो पन्ना की कौन सी हो गई? मझगवां और हिन्नौता, छतरपुर की अंगूर, और पन्ना के भोगन नदी के किनारे रामखेरिया पर स्थान पर हीरे प्राप्त किए जाते हैं किम्बरलाइट पाइप से, कांगलो मेरठ संस्तर और जलोढ़ बजरी के निक्षेपों से।
इसके बाद आते हैं रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट कैसा है? धात्विक खनिज है और भंडारण में प्रदेश में प्रथम स्थान है। तो यहाँ देख लो, मैग्नीज में प्रथम स्थान हो गया है, हीरे में प्रथम स्थान हो गया है, हीरा डायमंड में, और इसके बाद रॉक फॉस्फेट में प्रथम स्थान हो गया है। रॉक फॉस्फेट में प्रथम स्थान है भंडारण में, ध्यान रखना, और उत्पादन में कौन सा है? द्वितीय स्थान। दोनों चीजें अलग अलग याद रखना। अब रॉक फॉस्फेट जब इतना है हमारे पास, तो हम इसका किस चीज में उपयोग करते हैं, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। तो झाबुआ में इसके विशाल भंडार हैं। विशाल भंडार है झाबुआ कहाँ पे? यहाँ पे झाबुआ में इसके विशाल भंडार हैं। इसके उपयोग सुपर फास्फेट, जो हम एग्रीकल्चर के लिए सिंगल सुपर फास्फेट इस्तेमाल करते हैं, तो वो किस चीज का बना होता है? रॉक फॉस्फेट का बना होता है, सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक। तो उसे बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। खरगोन जिले में क्या है? इसके उच्च श्रेणी के भंडारों का पता लगा है, लेकिन अभी निष्कर्षण नहीं हुआ है। ठीक, तो रॉक फॉस्फेट इसके भंडारण में प्रथम स्थान और उत्पादन में दूसरा स्थान है हमारा। के बाद आते हैं लोहा। लोहा तो निसंदेह धात्विक खनिज है और जबलपुर के उत्तर पूर्वी भाग, मतलब यदि यहाँ जबलपुर है तो उसका उत्तर पूर्वी भाग कौन सा हुआ? ये हुआ। तो उत्तर पूर्वी भाग में बिजावर सीरीज में हेमेटाइट एस्क संचय है। इनमें अगरिया पहाड़ियाँ, सरौली निक्षेप, कन्हवारा पहाड़ियाँ, सिहोरा क्षेत्र। बस इतना याद रख लेना कि जबलपुर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लोहे के क्या है? संचय हैं, जहाँ से लोहा एक्सट्रैक्ट किया जाता है एमपी में। इसके बाद आता है बॉक्साइट। राज्य में उत्तम कोटि के बॉक्साइट में मेकल के पठार है। मेकल के पठारी भाग में अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी। ठीक है, मंडला, डिंडोरी और अनूपपुर। ठीक है, इस एरिया में पाया जाता है अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट और कटनी। अच्छा, तो ये कटनी ऐड कर लो और इधर बालाघाट ऐड कर लो। बालाघाट, कटनी, इस सारे एरिया में पाया जाता है बॉक्साइट पाया जाता है, संचित है। अनूपपुर अमरकंटक राज्य का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है। जो अनूपपुर है अमरकंटक, वो सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक जिला है। और इससे प्राप्त जो बॉक्साइट प्राप्त होता है वो कहाँ भेजा जाता है? उत्तर प्रदेश के रेनकूट एल्यूमिनियम संयंत्र को भेजा जाता है। ठीक है, यहाँ से यूपी ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट को बैतूल में याद रखना। बैतूल में क्या है? एक तो ग्रेफाइट हो गया ये, और दूसरा एक और पाया जाता है, हम टिन पढ़ेंगे तो टिन भी। तो इसको ऐसे याद कर लेना आप। बैटिन होती है ना, जब किसी खेल का शुभारंभ होता है तो उसकी एक बैटिन होती है, मसाले से जलाकर वो ट्रांसफर करी जाती है एक जगह से दूसरे देश। पूरे देश में उसके प्रचार के लिए उसे घुमाया जाता है बैटिन को, तो वो ये बैटिन ग्रे। ठीक है, तो बैतूल में टिन और ग्रेफाइट ऐसे ऐसे याद किया जा सकता है। इसके बाद है डोलोमाइट। हमने अभी पढ़ा था डोलोमाइट जब क्या होता है? CaCO3 होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट, उसे चूना पत्थर बोल लेते हैं। जब यही MgCO3 हो जाएगा, जब इसमें मैग्नीज CM की मात्रा अधिक हो जाएगी, तब वो क्या कहलाएगा? डोलोमाइट। ये आर्कियंस और विंध्यन शैल समूह। विंध्यन शैल समूह हमने देखा था, ये कहाँ पे था? यहाँ पे। ठीक है, और क्रिटेशियस ये था, आर्कियन इधर कहीं है। तो आर्कियन शैल समूह में पाया जाता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप देख लेना ऊपर जो वीडियो लगाऊंगा उसमें। और डोलोमाइट के भंडार कहाँ पे हैं? बालाघाट है, नरसिंहपुर, छतरपुर, सागर, मंडला, कटनी, सिगरौली, देवास, सिवनी और झाबुआ जिलों में पाए जाते हैं डोलोमाइट। इसके बाद आता है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस इसके क्या है? झाबुआ महत्वपूर्ण है, एस्बेस्टस झाबुआ में। ठीक है, झाबुआ में एक और चीज देखी थी हमने, रॉक फॉस्फेट देखा था झाबुआ में। और अभी हम क्या देख रहे हैं? एस्बेस्टस। एस्बेस्टस कहाँ पे पाया जाता है? मेनली आप ध्यान रखेंगे एस्बेस्टस झाबुआ में पाया जाता है। इसके अलावा ये होशंगाबाद, नरसिंहपुर वहीं लगे हुए हैं, सीहोर भी लगा हुआ है। मतलब ये वाला एरिया होशंगाबाद, नरसिंहपुर और सीहोर इधर है, होशंगाबाद फिर नरसिंहपुर। ठीक है, और इसके बाद एक और जगह आ गई है टीकमगढ़, यहाँ पर भी एस्बेस्टस पाया जाता है। बायराइट्स देवास और धार जिलों में। बायराइट्स नाम का एक खनिज है जो कहाँ पाया जाता है? बायराइट्स पाया जाता है देवास और धार में। धार और देवास में बायराइट्स पाया जाता है। ठीक है,
कैल्साइट है वो झाबुआ और खरगोन में पाया जाता है। इससे पहले और कौन सा झाबुआ और खरगोन में था? रॉक फॉस्फेट भी झाबुआ और खरगोन में था, कैल्साइट भी है, एस्बेस्टस भी झाबुआ है और कैल्साइट भी झाबुआ और खरगोन में है। गेरू का उत्खनन कहाँ होता है? सतना जिले के जैतवाड़ा क्षेत्र में होता है। भारत का एकमात्र स्लेट उत्पादक जिला कौन सा है? मंदसौर। मंदसौर में किस चीज का उत्पादन होता है? ध्यान रखना, स्लेट का। एकमात्र भारत का स्लेट उत्पादक जिला है कौन सा? मंदसौर। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम कोयला पर। कोयला जीवाश्मीय खनिज है, हमने अभी देख लिया था। तो मध्य प्रदेश में उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र सिगरौली है, जिससे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है। वो क्षेत्र कौन सा है? सिगरौली। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? सुहागपुर कोयला क्षेत्र। ठीक है, कोयले की क्वालिटी देखें तो इनमें क्या है? पीट कोयला सबसे निम्न क्वालिटी का होता है, उसके बाद लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। पीट मतलब सबसे पिटा हुआ कोयला और एंथ्रेसाइट मतलब ए से चालू मान लेते हैं इसे, तो ए क्लास का कौन सा है? एंथ्रेसाइट। उसके बाद बिटुमिनस बी, लिग्नाइट और पीट कोयला लास्ट में। ठीक है, तो प्रदेश में देश का लगभग 7.5% कोयले का भंडार कहाँ पे? मध्य प्रदेश में संचित है। और उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। और भंडारण मिलियन तक कौन याद रखे, क्या जरूरत है? 27-67-3 है, वैसे हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? सिगरौली है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? वो कौन सा क्षेत्र है? सुहागपुर कोयला क्षेत्र। इसमें क्या है? मध्य प्रदेश में 2 कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं, एक तो मध्य भारत कोयला क्षेत्र और दूसरा कौन सा है? मध्य भारत कोयला क्षेत्र, और एक और होता है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र शायद। हाँ, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। हम देख रहे थे मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्र के मध्य प्रदेश में कौन कौन से कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे पहला कोयला क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, वो है मध्य भारत कोयला क्षेत्र। कौन सा है? मध्य भारत कोयला क्षेत्र। मध्य भारत कोयला क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है? इस एरिया में। ठीक है, इसमें सबसे पहला है मध्य भारत कोयला क्षेत्र में सुहागपुर कोयला क्षेत्र। सुहागपुर कहाँ पर है? ये हमने अभी देखा था। तो ये क्या है? ये सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर का। यहाँ पर क्या है? अमरकंटक ताप विद्युत, ये सुहागपुर कहाँ है? शहडोल में स्थापित किया गया है। वहीं अनूपपुर अमरकंटक में क्या किया गया है? अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई। इसी क्षेत्र में रिलायंस को कोल बेड मीथेन की प्राप्ति एवं उत्पादन हेतु अधिकार दिए गए हैं। ये शहडोल की मुख्य गोंडवाना बेसिन में स्थित है। एक तो हो गया सुहागपुर, दूसरा है सिगरौली कोयला क्षेत्र। यह कोयला की विश्व की दूसरी और एशिया की सबसे मोटी परत है। यहाँ पर कौन सा हो गया? सुहागपुर शहडोल के साथ कौन सा हो गया? अमरकंटक ताप विद्युत गृह। और सिगरौली के साथ कौन सा हो गया? विंध्याचल ताप विद्युत गृह की स्थापना की गई है, जो भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह है। ये कहाँ पे? सिगरौली कोयला क्षेत्र। इसके बाद है उमरिया कोयला क्षेत्र, ये छोटे छोटे निम्न कोटि के कोयला क्षेत्र हैं। इसके बाद चौथा है जोहिला कोयला क्षेत्र, ये जोहिला नदी के तट पर है और इसके लिए कौन सा स्थापित किया गया है? संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र। तो यहाँ पे हम क्या है? थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी देखते चल रहे हैं, जैसे कि सुहागपुर कोयला क्षेत्र के संगे अमरकंटक ताप विद्युत गृह हो गया। सिगरौली कोयला क्षेत्र के साथ क्या हो गया? विंध्याचल, सिगरौली यहाँ पर सिगरौली के साथ विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र हो गया। जोहिला के साथ क्या हो गया? संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना हो गई। इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया? मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्रों का पहला मध्य भारत कोयला क्षेत्र कंप्लीट हो गया। अब दूसरा कौन सा है? सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, हम उसे कंप्लीट करेंगे। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में कौन कौन से हैं? ये भारत के सबसे पश्चिमी, भारत के जो भी कोयला क्षेत्र है उसका सबसे पश्चिमी तरफ का कोयला क्षेत्र है ये। ठीक है, बाकी जितने भी कोयला क्षेत्र हैं वो झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या फिर और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल इधर हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे पश्चिमी। इसके बाद कोई भी कोयला क्षेत्र नहीं एग्जिस्ट करता। किसके बाद? सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के बाद पश्चिम की ओर। ये कहाँ पे है? बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर व होशंगाबाद जिले में संचित है। इसे गोंडवाना बेसिन कहते हैं। इसमें प्रमुख क्षेत्र हैं, कौन सा है? पेंच कोयला क्षेत्र, यह कानन घाटी का ही कोयला क्षेत्र है। दूसरा है तो सबसे पहला पेंच कोयला क्षेत्र जो कहाँ पे है? कानन घाटी में। उसके बाद कानन घाटी स्वयं में एक कोयला क्षेत्र है, ये कहाँ पे है?
पेंच छिंदवाड़ा। तो ये जो रेस्ट एरिया बचा है ना, इसमें है ये, ठीक है। छिंदवाड़ा है, बैतूल है, नरसिंहपुर है, होशंगाबाद है। पेंच कोयला क्षेत्र हो गया, कानन घाटी हो गया, पाथरखेड़ा ये बैतूल में है। पाथरखेड़ा बैतूल जिले के तवा नदी घाटी क्षेत्र में है। इसके पास कौन सा है, सारणी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। इसके बाद आता है तवा, ये शाहपुर कोयला क्षेत्र है, ये होशंगाबाद में है। शाहपुर कोयला क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। बैतूल तथा होशंगाबाद जिले के बीच में तवा नदी घाटी में स्थित है। इसके बाद मोहपानी कोयला क्षेत्र है। वर्तमान में यहाँ कोयले का उत्पादन नहीं होता है, ठीक है। तो पेंच कोयला क्षेत्र, कानन घाटी, पाथरखेड़ा, तवा और मोहपानी कोयला क्षेत्र ये किसमें है, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के हिस्से हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश ने अपनी पहली खनिज नीति कब बनाई, 1995 में। इसके बाद दूसरी अभी लेटेस्ट खनिज नीति है वो 2010 में अनुमोदित की गई है। मध्य प्रदेश राज्य खनिज नीति 2010 का अनुमोदन 7 सितंबर 2010 को मंत्रिपरिषद की बैठक में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सुनियोजित एवं वैज्ञानिक तरीकों से तथा समस्त पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विषयों का ध्यान रखते हुए खनिजों का विकास करना, ठीक है। सुनियोजित मतलब वेल प्लान, और टेक्निकल वैज्ञानिक तरीके से मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ उनका यूज़ करना है, जिसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी विषयों का पूरा ध्यान रखना है और इस तरीके से खनिजों का विकास करना है। वो किस चीज़ इसमें इंक्लूड किया गया, मध्य प्रदेश खनिज नीति 2010 में। इसके बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं, जैसे बुल्फ्राम है, तो वो क्या है, टंगस्टन का एस्क है बुल्फ्राम। चीनी मिट्टी का क्या है मूल नाम, हम चीनी मिट्टी कहते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल नाम है क्योलिन। डोलोमाइट का प्रयोग क्या हो रहा है, लोहा को साफ करने में हो रहा है। हीरे के बाद सबसे कठोर खनिज, हीरा सबसे कठोर होता है, उसके बाद सबसे कठोर खनिज कौन सा है, कोरंडम। ये कहाँ मिलता है, कोरंडम सीधी में, ध्यान रखना। तांबा अधिकतर आग्नेय और कायांतरित शैलों में प्राप्त होता है। खनिज संपदा की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। और कोयला उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का कौन सा है, चौथा स्थान है। भारत का सबसे बड़ा खनिज उद्योग कौन सा है, भारत का पूरे ऑल ओवर इंडिया का सबसे बड़ा खनिज उद्योग है सीमेंट उद्योग। और कटनी को क्या कहते हैं, चूना नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये थोड़े बहुत फैक्ट हो गए जो मध्य प्रदेश के खनिजों से संबंधित है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।